तो दोस्तों ये हमारे क्लास 10th साइंस के चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से जुड़ा हुआ थर्ड पार्ट है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट और अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो आइए समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो अभिकारक होते हैं 2 या 2 से अधिक होते हैं और उत्पाद केवल एक बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए और बी अभिकारक हैं और ये मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं सी। तो संयोजन अभिक्रिया की जो मैंने परिभाषा बताई है, टू द पॉइंट बताई है और सटीक बताई है। एग्जाम में आपको बहुत अधिक नहीं लिखना होता है, सिर्फ टू द पॉइंट लिखना होता है, इसलिए मैंने ये छोटी सी परिभाषा बताई है और एग्जाम्पल बताया। तो आइए इसे रासायनिक समीकरण के उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो अगर हम उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला उदाहरण है कोयले का दहन, दूसरा है जल का निर्माण और तीसरा है बिना बुझा चूना से बुझा हुआ चूने का निर्माण। तो आपसे एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि कोयले का दहन कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपका आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया है। अब क्यों होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक हैं। अब ये दोनों आपस में मिलकर बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यह एक उत्पाद है। तो मैंने बताया था कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वही बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, जल के निर्माण की। तो जल का निर्माण कैसे होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक हैं, इन दोनों के मिलने से बन रहा है जल, तो यह एक उत्पाद है। वही बात करें तीसरे एग्जाम्पल की, बिना बुझा हुआ चूना जिसका फार्मूला है CaO। जब यह जल से क्रिया करता है तो बनाता है बुझा हुआ चूना। आइए रासायनिक अभिक्रिया से जुड़े एक और हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि आगे वो पॉइंट आने वाला है, इसलिए मैं पहले आपको समझा देता हूँ। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में जब उत्पाद बनता है और उत्पाद के साथ जब ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल ले रखा है, पहला है प्राकृतिक गैस का दहन और दूसरा है श्वसन। तो पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस का दहन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो नेचुरल गैस होती है, जब हम उसको जलाते हैं तो हमें ऊष्मा या गर्मी प्राप्त होती है। तो कैसे प्राप्त होती है, प्राकृतिक गैस में होता है मीथेन, वो ऑक्सीजन से जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है। तो मैंने बताया था जब ऊष्मा निकलती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वही बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, श्वसन की। तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि इस प्रक्रिया में भी ऊष्मा निकलती है। तो हमारे शरीर में जो शर्करा होती है जिसका फार्मूला है C6H12O6, यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलती है तथा इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। आइए बात करते हैं हम दूसरे अभिक्रिया की, जो कि है वियोजन अभिक्रिया। और याद रखिएगा वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभिकारक A है। अब ये अभिकारक जब टूट रहा है तो 2 उत्पाद बना रहा है B और C। तो जरूरी नहीं कि 2 ही उत्पाद बने, 2 से अधिक भी उत्पाद बन सकते हैं, परंतु इसमें जो अभिकारक होगा वो सिर्फ एक होगा, ये बात याद रखेगा। अब बात करते हैं वियोजन के प्रकार की। तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहली वियोजन अभिक्रिया है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो आइए जानते हैं कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें कि ऊष्मा द्वारा कोई अभिकारक टूटकर नया उत्पाद बनाता है, तो वह अभिक्रिया अर्थात वह वियोजन अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो यह फेरस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो अभिक्रिया के पहले जो फेरस सल्फेट होता है वो हरे रंग का होता है, लेकिन जब गर्म करने पर यह टूट जाता है तो ये भूरे लाल रंग का हो जाता है। तो आप सभी एग्जाम्पल को अच्छे से समझते चलिए, क्योंकि आपके इस चैप्टर से मेनली रिएक्शन ही पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर।
तो यहाँ पे चूना पत्थर है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे हम गर्म करते हैं तो बनता है बिना बुझा चूना, जिसका फार्मूला होता है CaO, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होती है। तो जितने भी आपने एग्जाम्पल देखे उसमें देखा कि जितने भी अभिकारक हैं वो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण किए हैं। बढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया के दूसरे प्रकार की, जो कि है वैद्युत वियोजन। तो जब हम विद्युत द्वारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तोड़ते हैं, अर्थात जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होती है, तो ऐसे वियोजन अभिक्रिया को हम बोलते हैं वैद्युत वियोजन। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे जल है, जल का हम विद्युत वियोजन करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर जल का निर्माण हुआ है। तो इसके लिए नीचे एक्सपेरिमेंट के लिए फिगर बनाए हुए हैं, तो आप एक्टिविटी में इसको देख सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, एक प्लास्टिक मग है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और उसमें पानी भरा हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रोड हैं वो ग्रेफाइट के बने होते हैं, जो कि एनोड और कैथोड का कार्य करते हैं। अब इसमें जब हम करंट उत्पन्न करते हैं या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन और दूसरे इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम जल का विद्युत वियोजन करते हैं, और विद्युत वियोजन के द्वारा जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया के तीसरे प्रकार की, जो कि है प्रकाशी वियोजन। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली वियोजन अभिक्रिया को हम प्रकाशी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो मतलब कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो कि सूर्य के प्रकाश में होती है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है प्रकाशी वियोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, पहली अभिक्रिया में है सिल्वर क्लोराइड। अब इसका सूर्य के प्रकाश में जब वियोजन करते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। वहीं नीचे दूसरी अभिक्रिया में सिल्वर ब्रोमाइड, इसका जब सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराते हैं तो यह सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। तो यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है, और यहाँ पर ये जो टूट रहे हैं सूर्य के प्रकाश में टूट रहे हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। यदि बात करें हम इस वियोजन अभिक्रिया के उपयोग की, तो इस वियोजन अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत अर्थात ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। तो इस टेक्निक का यूज़ करते हैं हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के तीसरे प्रकार की। तो पहला प्रकार हम लोगों ने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया, जिसमें 3 और प्रकार थे। पहला था वैद्युत वियोजन, दूसरा था ऊष्मीय वियोजन, और तीसरा था प्रकाशी वियोजन। और तीसरे प्रकार की बात करें, तीसरे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करें, तो वो है विस्थापन अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें जो अभिक्रियाशील तत्व होगा वो क्या करेगा, उसमें से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, अब ये आयरन से अभिक्रिया कर रहा है। तो आयरन यहाँ पर बहुत अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को वहाँ से हटा देगा और उसकी जगह जुड़ जाएगा, और जब ये जुड़ता है तो बन जाता है आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। तो मैंने क्या बताया था विस्थापन अभिक्रिया में, तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अभिक्रियाशील पदार्थ है, जैसे यहाँ पर आयरन, वो क्या करेगा, अपने से कम अभिक्रियाशील, जैसे यहाँ पर है कॉपर, तो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देगा और उसकी जगह जुड़ जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है हटाना। तो जो कॉपर सल्फेट का रंग होता है वो नीला होता है, लेकिन जब लोहे की किल अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो वो हरे रंग की हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जब आयरन कॉपर को हटा देता है तो फेरस सल्फेट बनता है, और फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। तो इस अभिक्रिया के कारण ही, मतलब कि आयरन के कॉपर के हटा देने के कारण ही कॉपर सल्फेट का रंग नीले से हरा हो जाता है। तो इस रंग को याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको डार्क कर देता हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, क्योंकि कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हो जाता है। आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जहाँ पर जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक कॉपर को हटा दे रहा है और बना दे रहा है जिंक सल्फेट। तो ये भी अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया है। चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के चौथे प्रकार की ओर, जो कि है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण
दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो यहाँ पर आप एक कीवर्ड याद रखिएगा, आयनों के आदान प्रदान। तो होता क्या है कि द्विविस्थापन में इसमें उत्पाद का जो निर्माण होता है, दो यौगिकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। एक आयन लेता है तो दूसरा आयन देता है, तो इसके आदान प्रदान से ही द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में क्रिया करते हैं, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो ये कैसे होता है, तो जो सोडियम सल्फेट का Na है वो बेरियम द्वारा हट जाता है और सल्फेट की जगह जुड़ जाता है बेरियम। आप दाएं तरफ देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। मतलब एक आयन हटा तो उसकी जगह दूसरा आयन आ गया। अब बेरियम सल्फेट जो BaSO4 है के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का मतलब होता है जब अभिक्रिया में कोई चीज़ नीचे बैठ जाती है तो उसको हम बोलते हैं अवक्षेप। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है, तो अभिक्रिया के बाद क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट का सफ़ेद रंग का अवक्षेप बन रहा है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आप कभी कभी एग्ज़ाम में अवक्षेपण अभिक्रिया भी पूछ लेता है, तो वहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। तो इस उदाहरण का उपयोग द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया दोनों में हम कर सकते हैं। बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अगले प्रकार की ओर, जो कि है उपचयन एवं अपचयन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उपचयन। उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, उपचयन कहिए या फिर ऑक्सीकरण। तो उपचयन अभिक्रिया के लिए आप लोग 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट ये है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी हो। तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, फिर यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन जुड़कर CuO बनाया है। तो ये दोनों उदाहरण उपचयन अभिक्रिया के लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले अपचयन के बारे में बात करते हैं। तो ऊपर जो हम लोगों ने ऑक्सीकरण पढ़ा उसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन निकलता है, या फिर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है अर्थात हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। तो नीचे मैंने दोनों के लिए एक साथ उदाहरण ले रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर CuO है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। तो अभिक्रिया के बाद देख रहे हैं CuO से ऑक्सीजन निकल गया। तो जब ऑक्सीजन निकलता है तो उसे हम बोलते हैं अपचयन। तो यहाँ पर अपचयन हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ गया, और जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, जब आपसे केवल पूछा जाए उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण तो आप सिर्फ ये उदाहरण लिखेंगे और ये परिभाषा लिखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए अपचयन तो आप ये परिभाषा लिखेंगे और उदाहरण लिखेंगे। लेकिन आपसे जब पूछा जाए रेडॉक्स अभिक्रिया तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ये ऊपर वाला उदाहरण आप लिखेंगे। तो आइए जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। तो जब अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अर्थात उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊपर के उदाहरण में आपने देखा कि इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, अर्थात उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया ही नहीं, ऊपर आपने जितने भी रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार पढ़े हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए एक और मैं टॉपिक को बता दे रहा हूँ। ऊपर जैसा कि मैंने आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताया था, तो कुछ क्वेश्चन ऊष्माक्षेपी और एक टॉपिक और है ऊष्माशोषी, ये दोनों भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है और इसके उदाहरण भी जानेंगे। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया होती है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसा कि मैंने बताया था, जब हम प्राकृतिक गैस को जलाते हैं तो यहाँ पर जो मेथेन है CH4, प्राकृतिक गैस में मेथेन पाई जाती है। जब हम इसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है और इस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है। यदि हम बात करें ऊष्माशोषी अभिक्रिया की, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अर्थात ऊर्जा का अवशोषण होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि नीचे आप रिएक्शन देख सकते हैं, या इसके अलावा मैं कुछ और उदाहरण आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको पहला उदाहरण बता दे रहा हूँ। पहला उदाहरण क्या है, अमोनियम नाइट्रेट और जल का कोल्ड पैक। दूसरा है बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ को जब गर्मी मिलती है या ऊष्मा मिलती है तो वो पिघलता है।
तो बर्फ़ के पिघलने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? ऊष्मा, इसलिए ये क्या है? एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तीसरा है जल का वाष्प में बदलना। तो जल वाष्प में कब बदलता है? जब उसको गर्मी मिलती है, जब उसको हम गर्म करते हैं तब। उसके बाद एक और उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं? पौधे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो आपने जितने भी उदाहरण देखे वो सभी ऊष्माशोषी के उदाहरण थे, जिसमें कि ऊष्मा अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने उपचयन और अपचयन पढ़ा, तो आइए देखते हैं कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव है या कैसे हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संक्षारण की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता अर्थात नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो जिससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है, ख़त्म होने लगती है, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण। और जो ऊपरी परत कमज़ोर होता है, हटता है, उसको हम बोलते हैं संक्षारित होना। जैसे आप देखे होंगे कि लोहा है, यदि ये नमी में रहता है तो कुछ दिन बाद उस पर जंग लग जाती है। तो लोहे पे जंग लगना क्या है? एक तरह का संक्षारण है। तो जब कोई धातु ऑक्सीजन में या नमी में या अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो उसकी ऊपरी परत क्या होती है? झड़ने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, और यही प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण। तो यदि हम बात करें उदाहरण की, तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सभी संक्षारण के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं कि धातु को कैसे संक्षारण द्वारा रोका जा सकता है। तो यसद लेपन, विद्युत लेपन या फिर पेंट करके हम संक्षारण से धातुओं को बचा सकते हैं। बढ़ते हैं दैनिक जीवन में दूसरे महत्व की ओर, जो कि है विकृत गंधिता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो पैकिंग वाली वस्तुएं होती हैं या खाद्य सामग्री होती है, जब वो पैकिंग में रहती है तो अच्छा रहता है, लेकिन जब पैकिंग खुल जाती है तो उसके जो गंध होती है या उसका स्वाद है वो परिवर्तित होने लगता है। तो इस घटना में होता है क्या? उपचयन होता है। उपचयन के कारण उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, और ऐसी घटना को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो पैकिंग की सामान होते हैं उसमें गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? याद रखिएगा, नाइट्रोजन। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जिसके कारण उसके अंदर जो उपचयन की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती, और इस प्रकार वो जो खाद्य सामग्री है अच्छे प्रकार से बने रहते हैं, उनके स्वाद और गंध में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो आइए देखते हैं विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या उपाय है। पहला है प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल के रोका जा सकता है। दूसरा है वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख के। तो आप सभी जानते हैं कि एयर टाइट जो कंटेनर होते हैं उसमें हम खाद्य पदार्थों को रखकर विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। तीसरा उपाय है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। जैसा कि मैंने बताया था, पैकिंग वाले जो सामान होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और लास्ट है शीतलन अर्थात कूलिंग के द्वारा। तो हम फ्रिज में भी सामान को रखकर विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टेक्निक थे जिससे कि हम खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो पहला लेसन है, लेसन फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, वो समाप्त होता है। ये पूरा जो चैप्टर है मैंने 3 पार्ट में कंप्लीट किया है। पहले 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और आज ये था तीसरा पार्ट। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। जय हिंद, जय भारत।